हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम यहाँ पर प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज के अंतर्गत अगले एपिसोड के साथ हाजिर हुए हैं, जो कि किससे संबंधित है? पॉलिटी से संबंधित है। तो आइए सबसे पहले हम पॉलिटी से जुड़े इस विषय पर चर्चा करते हैं। आज हमारी पहली खबर को देखते हैं। पहली खबर है, स्वायत्त शासित जिला और प्रादेशिक परिषदों के अधिनियमों और संकल्पों के निलंबन की शक्ति किसे प्राप्त है? हमारे ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है, राज्यपाल। कैसे? दरअसल उत्तर पूर्व के यदि आप 4 राज्यों की बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये उत्तर पूर्व के 4 राज्य हो गए। इनके जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान 6वीं अनुसूची में दिए गए हैं। ठीक, राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों को स्वायत्त क्षेत्रों के रूप में विभाजित कर सकता है जहां विभिन्न अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही राज्यपाल इन क्षेत्रों के लिए जिला परिषद एवं प्रादेशिक परिषदों का गठन कर सकता है। तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे थे? ऑप्शन ए के बारे में। राज्यपाल को ही यह शक्ति यहाँ प्राप्त है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वायत्त जिला परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? स्वायत्त जिला परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची से संबंधित है। दूसरा, स्वायत्त परिषदें प्रमुख रूप से केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से विशिष्ट परियोजनाओं के लिए प्राप्त अनुदान पर निर्भर है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है और है? और इस प्रश्न का सही जवाब यदि हम बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो में से सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, केवल 2। यानी यह कथन ही इसके बारे में क्या है? सही है। जानते हैं कैसे? दरअसल यदि हम बात करें स्वायत्त जिला परिषद के संदर्भ में, ठीक है, तो 6ठी अनुसूची में इनसे संबंधित प्रावधान है। 6ठी अनुसूची में क्या प्रावधान है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के कुछ क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिले होंगे जिनमें से प्रत्येक में जिला परिषद होगी। यानी यहां पर पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है? 5वीं अनुसूची। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कथन गलत है और दूसरा कथन बिल्कुल सही है कि स्वायत्त परिषदें प्रमुख रूप से केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से विशिष्ट परियोजनाओं के लिए प्राप्त अनुदान पर निर्भर होती हैं। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? स्थानीय शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन संस्थाओं को 1993 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। गांव व जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। और तीसरा है, स्थानीय हित और स्थानीय ज्ञान लोकतांत्रिक फैसला लेने के लिए अनिवार्य घटक है। चौथा है, जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेहिता को सुनिश्चित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। कौन से कथन सत्य हैं ये बताना है। केवल 1 और 3, केवल 2, 3, 4, केवल 1, 2, 3, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है, उपर्युक्त सभी, क्योंकि चारों ही कथन यहाँ पर क्या है? सही है। दरअसल 1989 में बनी थुंगन समिति ने स्थानीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। अतः 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 1993 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और इसके अलावा ये चारों ही कथन इसके बारे में सही हैं। गांव व जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। दरअसल स्थानीय हित और स्थानीय ज्ञान लोकतांत्रिक फैसला लेने के लिए अनिवार्य घटक हैं। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेहिता को सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब संविधान बना तो स्थानीय शासन को अनिवार्य प्रावधान न बनाकर इसे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत शामिल करने के कारण थे। हमारे ऑप्शन क्या है? देश विभाजन की खलबली के कारण संविधान का झुकाव केंद्र को मजबूत करने का रहा। नेहरू खुद अति स्थानीयता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा मानते थे। तीसरा कथन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ग्रामीण भारत में बड़े स्तर पर विद्यमान जाति व्यवस्था की नकारात्मक प्रवृत्ति के कारण स्थानीय शासन के निकायों को आपत्तिजनक मानते थे। और ऑप्शन 4 क्या है? महात्मा गांधी स्थानीय शासन के समर्थक नहीं थे।
देखिए आप चार ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको यहां से ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे चौथा कथन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी हमेशा से क्या रहे हैं, स्थानीय शासन के समर्थक रहे हैं, है ना। उन्होंने तो गांवों की बात की थी कि गांवों के विकास पर ध्यान देने की हमें क्या है, जरूरत है। सत्ता का केंद्रीकरण ना हो, गांव गांव तक लोग राजनीतिक रूप से क्या बने, सक्षम बने। ठीक, तो इस प्रश्न की यदि हम सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। शेष तीनों कथन इसके बारे में बिल्कुल सही हैं। और याद रखिएगा, महात्मा गांधी गांवों को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के द्वारा स्थानीय शासन को अनिवार्य बनाने के पक्षधर थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी ये तीनों ही कथन ऊपर के क्या है, सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। दूसरा, अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति पर सलाह देने के लिए एक जनजाति सलाहकार परिषद स्थापित करनी होगी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है और है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है, एक और दो, दोनों, यानी यहाँ दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। यदि बात करें अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के संदर्भ में कि अनुसूचित, यहाँ लिखा हुआ है अनुसूचित क्षेत्र, इनकी घोषणा के संदर्भ में बात करें तो राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। उसे किसी भी क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने अथवा इसकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार है। यानी यहाँ पर पहला कथन क्या है, बिल्कुल सही है। और संविधान की 5वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 244 के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम, ध्यान रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम, ठीक है, कैसे याद रखेंगे, ATM², ठीक है, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं, या तो याद रख सकते हैं ATM, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इन चार राज्यों की बात कर रही है तो इन चार राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र की स्थापना की जा सकती है। अब यदि बात करें जनजाति सलाहकार परिषद के बारे में, क्योंकि यह भी इस कथन में चर्चा में है, तो दरअसल ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सलाह देती हैं। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर दोनों कथन सही हो जाएंगे तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, जनजाति सलाहकार परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है और है। कथन क्या है, संविधान की 5वीं अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। और कथन दूसरा क्या है, इस परिषद का गठन केवल उन्हीं राज्यों में किया जा सकता है जहां अनुसूचित क्षेत्र है। पूछ है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें कि आखिर इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी यहाँ पर केवल एक कथन सही है। बात करें कैसे, जनजाति सलाहकार परिषद के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, किसमें किया गया है और क्या कहा गया है कि ऐसे प्रत्येक राज्य में जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं और यदि राष्ट्रपति ऐसा निर्देश दे तो किसी ऐसे राज्य में भी अनुसूचित जनजातियां हैं किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, एक जनजाति सलाहकार परिषद स्थापित की जाएगी या की जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या लिखा है, केवल उन्हीं राज्यों में, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या लिखा है, यह पंचायती राज योजनाओं का विस्तार 5वीं अनुसूची से साथ साथ 6ठी अनुसूची के अंतर्गत करने वाले क्षेत्रों में करता है। दूसरा, यह सुनिश्चित क्षेत्रों में विशेष रूप से ग्राम सभा को सशक्त बनाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है और है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है, केवल दो। कैसे, अब इसके बारे में यदि हम विस्तार से चर्चा करना चाहें तो सबसे पहले बात करेंगे पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के बारे में। तो यह अधिनियम जो कि 1996 में लाया गया था, इसके माध्यम से संविधान के भाग 9 के प्रावधानों के कुछ संशोधनों और छूटों के साथ 5वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में विस्तार के बारे में चर्चा की गई है, जबकि यहाँ क्या लिखा है, 6ठी अनुसूची, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
वर्तमान में 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में 10 राज्यों में कौन कौन शामिल है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना। ये राज्य हैं। इनके बारे में इनके बारे में ही क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। और दूसरा कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है कि यह सुनिश्चित क्षेत्रों में विशेष रूप से ग्राम सभा को सशक्त बनाता है। पहला कथन गलत, इसलिए ऑप्शन बी प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान की 5वीं अनुसूची के लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। दूसरा कथन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को इस अनुसूची से संबंधित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में निर्देश देने तक होगा। तीसरा कथन है, राज्यपाल को यह प्राधिकार प्राप्त है कि वह यह निर्देश दे सकेगा कि संसद का या उस राज्य के विधानमंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा या अपवादों व उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। ऑप्शन की बात करें तो केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3 इन प्रश्नों के ऑप्शन के रूप में हमें बताए गए हैं। अब इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है, केवल 2 और 3। यानी यहाँ पर पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। यानी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यह बात हम किसके बारे में कर रहे हैं? इसमें तो 5वीं अनुसूची के बारे में सवाल पूछा गया, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में सभी के बारे में इसको ये बात कही गई है, लेकिन यहाँ पर 4 राज्य छोड़कर। ठीक है, इसलिए पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वे संसद या राज्य विधान मंडलों के किसी भी विधि को उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने से मना कर दे या अपवादों एवं संशोधनों के साथ वह इसे लागू करने की अनुमति दे दे। यानी दोनों और तीसरा कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान की 6ठी अनुसूची में वर्णित जनजातियों के क्षेत्रों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या दिए हुए हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों का गठन किया गया है तथा वे संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकार के बाहर हैं। दूसरा कथन, राज्यपाल को स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने का अधिकार है। और तीसरा कथन है, जिला व प्रादेशिक परिषद को भू राजस्व का आकलन व संग्रहण करने का अधिकार है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही नहीं है? और है, ध्यान रखिएगा, सही नहीं लिखा है। ठीक है, केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 3, 1 और 2। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। यानी यहाँ पर केवल एक कथन क्या है? सही नहीं है, जबकि 2 और 3 ये दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। क्यों? यहाँ पर इस बारे में चर्चा भी कर लेते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में गठित स्वशासी जिले संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकार के बाहर नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? बाहर है। इसलिए कथन क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ पर 2 और 3 दोनों ही कथन सही है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल को स्वशासी जिलों को स्थापित और पुनर्स्थापित करने, इनके क्षेत्रों को बढ़ाने या घटाने, नाम परिवर्तन या सीमाएं निर्धारित करने का अधिकार है। और यदि बात करें तीसरे कथन की, तो जिला व प्रादेशिक परिषद को भू राजस्व का आकलन व संग्रहण करने का अधिकार है। वह कुछ निर्दिष्ट कर भी लगा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कथन सही हो जाएंगे, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि गलत पूछा गया है। कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, पहला कथन सही नहीं है। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब है। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। हो सकता है एग्जाम हो, क्योंकि अगले हफ्ते आपका एग्जाम है, इसलिए हो सकता है अभी यह राज्य व्यवस्था का सेशन अंतिम सेशन हो। आप अपनी तैयारी में इस सेशन का उपयोग कर सकते हैं। मिलते हैं एग्जाम के बाद, तो इसके बारे में चर्चा भी करेंगे कि कैसा रहा आपका एग्जाम। आपको एग्जाम की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।